गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब ने एक अनोखी मंतिक पेश की है। वो कहते हैं कि रुपी डी वैल्यू होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा भी होता है। इसका एक मुस्बत पहलू भी है और मुस्बत पहलुओं को भी देखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने IMF की डील के हवाले से बात की कि एक मुस्बत जो है वो खबर मिलने वाली है, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि ये डील के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और अगली किस्त मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान महंगाई में चौथे नंबर पर आ गया है। यानी दुनिया भर में जो 44 ममालिक की एक फहरिस्त बनाई गई है उसमें पाकिस्तान का चौथा नंबर है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, मैं आपको बल्कि सुनवाना चाहता हूँ कि रजा बाकर साहब ने किन अल्फाज में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से रुपी के डी वैल्यू होने को एक बड़ी खुशखबरी करार दिया है, ज़रा देख लीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फ़ायदा होता है, वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह। इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो है मिसाल के तौर पे $30 बिलियन की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज़्यादा हो जाए। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़ानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर फारूक साहब, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वाकई फायदा हो रहा है रुपये के डी वैल्यू होने का? देखिए, डॉक्टर बाकर साहब मैं समझता हूँ एक थोरो प्रोफेशनल हैं, बड़े काबिल प्रोफेशनल हैं। अभी जो स्टेटमेंट, जो बयान उन्होंने दिया है, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें कोई मंतक है या मंतक के बगैर है। अगर उसमें कोई मंतक पाई जाती है कि रुपए डिवैल्यूएशन से लोगों का फ़ायदा होता है तो फिर हम 170-75 पे क्यों बैठे हैं? फिर स्टेट बैंक को चाहिए कि इसको 300 रुपए पे ले जाए तो बड़ा ही फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तानियों का। अब उनका कहना ये है कि कुछ लोगों का फ़ायदा है, कुछ लोगों का नुकसान है। अब वो कुछ लोग जो हैं वो 80-90 लाख पाकिस्तानी शायद ज़रूर होंगे जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन क्या इस दौरान वो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको भूल गए हैं कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है? देखिए, जब रुपया गिरता है तो महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह ये है कि हमारी जो इम्पोर्ट की लिस्ट है, ख़ास तौर पे उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मशीनरी इंपोर्ट होती है, फर्टिलाइज़र खाद इंपोर्ट हो रही है। इतनी बेतहाशा चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। और अगर आप सोचिए कि आज से 3 साल पहले 123 रुपए का $1 था, आज वो 174-75 पे पहुंच रहा है। तो 40-45% जो है वो रुपए की गिरावट है। और उसके नतीजे में फिर हमें नजर आता है कि 137 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, और फिर बाकी अशाए जो खास तौर पे खाने की चीजें हैं वो इतनी महंगी बिक रही हैं। दूसरा ये मेरे जहन में आया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है और गवर्नर साहब उसके हेड हैं। तो उनको मैं समझता हूँ कि किसी सियासी पार्टी का बयानिया लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान 43 ममालिक में महंगाई के लिहाज से चौथे नंबर पर है और 9% जो है वो महंगाई की शरह रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत का अगर ये आर्गूमेंट है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आया है, तो ये इम्पैक्ट उन बाकी 40 ममालिक पर क्यों नहीं आया, या उन ममालिक पर पाकिस्तान से कम इम्पैक्ट क्यों आया है? जैसे भारत में 4.3% महंगाई बढ़ी है इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो आप क्या इस पे समझते हैं कि पाकिस्तान ही क्यों चौथे नंबर पर आया है? जी, आपका बड़ा मुनासिब और वैलिड सवाल उठता है। आपने बताया कि 3 मुल्क हैं उस लिस्ट में जहाँ पे पाकिस्तान के मुकाबले में जो शराय अफराद दर है वो ज़्यादा है। उसमें शायद अर्जेंटीना है और तुर्की है और ब्राज़ील है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान आ रहा। इसी किस्म की एक लिस्ट और छपती है जो साउथ एशिया के हवाले से है, और साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं
उसमें पाकिस्तान की जो शरह है अफरात ज़र की वो हाईएस्ट है, वो सबसे ज़्यादा है। जैसे आपने बताया कि इंडिया में 4.6 4.3 है, इसी तरह श्रीलंका में उसके बराबर है, बांग्लादेश में कहीं 5.9 बनती है, मालदीव्स में 1% है और हमारे यहाँ वो 9% की शरह आ रही है। तो इसमें तो अब वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में जो अफरात ज़र की शरह है वो दुनिया की वो 4 ममालिक ऐसे हैं जिसमें बुलंद तरीन में हम एक आ रहे हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता था कि कोविड की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो रही है या क्योंकि आलमी मंडियों में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, इसमें सिक्के का एक रुख तो ये जरूर है कि खास तौर पे जो लेकिन इसकी बड़ी वजह डॉक्टर साहब आप करेंसी का डी वैल्यू होना ही समझते हैं, क्योंकि उसी की वजह से पेट्रोल ज़्यादा महंगा हुआ है, क्यों बाकी जो ममालिक है जिनमें महंगाई कम शरह से बढ़ी है वहाँ पर करेंसी डी वैल्यू नहीं हुई। देखिए, 2 सिक्के हैं, 2 रुख हैं इस सिक्के के। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत $37 थी साल भर पहले, अब वो 85 पे चली गई है। कोयला हम बेतहाशा इंपोर्ट करते हैं, कोई $3 बिलियन का सालाना, वो $60 पे था, वो आज $250 पे चला गया है। हमारे बिजली घर उस पे चल रहे हैं। तो एक रुख तो ये बिल्कुल है कि एनर्जी प्राइसेस खास तौर पे आलमी मंडियों में बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है जो आम आवाम पे आता है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ है कि हमारा रुपया जो है वो इतनी तेज़ी से गिरा है बाकी मुल्क करेंसी के मुकाबले में। सही है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि IMF के साथ जो डील है उसमें क्या चीज़ रुकावट आप देखते हैं? देखिए, मुख्तसरन ये है कि मार्च की 24 तारीख को जो हमारे वजीर ख़जाना थे उस वक्त के डॉक्टर हफीज शेख साहब, उन्होंने एक मुआहदा किया था IMF के साथ, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था, हमने $500 मिलियन की किस्त भी वसूल कर ली थी। उसके बाद उसमें 2 बड़े वादे किए गए। एक वादा ये था कि बिजली के टैरिफ जो हैं वो 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिए जाएंगे और उसके नतीजे में तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफी बिजली की बिलों की मद में इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा बड़ा वादा ये था कि 610 अरब रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये था कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगा के रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद अप्रैल के महीने में हफीज शेख साहब वजीर खजाना नहीं रहे, फिर हमारे पास एक नए वजीर खजाना आ गए और उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं गर्दिशी कर्जे को भी कंट्रोल कर लूंगा और बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा और रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा और इजाफी टैक्स भी नहीं लगाऊंगा। उस वक्त IMF वालों ने कहा कि हम साइड पे हट रहे हैं, आप अपनी जादू की छड़ी जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए। अब वो 6 महीने हो गए हैं, उस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। सही है। लेकिन डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं कि 30 रुपए IMF की शर्त की वजह से बढ़ाकर जो है वो ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और 30 रुपए पेट्रोल एक लीटर के पीछे बढ़ा दिया गया, लेकिन हुकूमत तो ये दावा करती है कि हमने लेवी में कमी की। पिछली हुकूमत तो 30 रुपए ले रही थी और हमने जो है वो 5 रुपए पर ले आए और इसी तरह से हमने टैक्स में भी जो है वो कमी कर दी और 6% टैक्स हम ले रहे हैं। तो ये आदाद-ओ-शुमार क्या गलत है हुकूमत के कि हमने तो पिछली हुकूमत के मुकाबले में कमी की है टैक्सेस में? नहीं, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। ये वादा किया गया था कि हम 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है। जब बजट सामने आया था तो उसमें भी 610 अरब रुपए की एक अमाउंट मुख्तस की गई थी, लेकिन वो टैक्स लगाया नहीं गया। अच्छा, वादा पूरा नहीं हुआ? जी, वो वादा हमने IMF से किया था, लेकिन हुकूमत ने वो टैक्स नहीं लगाया। तो इसीलिए अब IMF हमें कह रही है कि वो 610 अरब का जो आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना था वो अब टैक्स नहीं लगाया तो आपको किसी और सोर्स से वो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, अगर ये शर्त है और ये शर्त हुकूमत मान लेती है अगली केस हासिल करने के लिए, फिर तो पेट्रोल और महंगा करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है जो वादा मार्च की 24 तारीख को IMF बोर्ड से किया गया था, तो फिर 30 रुपए फी लीटर, फिर आप समझ लीजिए कि 170-75 पे कहीं जाके पेट्रोल पहुंच जाएगा अगर IMF से किए हुए मुआहदे के ऊपर और वादे के ऊपर अमल किया